नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कक्षा छठी की नई किताब हिंदी की आ चुकी है और हमने इसकी पिछली वीडियो डाली थी जिसमें हमने इस कविता की व्याख्या को समझा था, इस कविता के भाव को समझा था। तो चलिए आज की इस क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर हम इसके प्रश्नोत्तर और जो है शब्दार्थ जो है की चर्चा करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि इसकी अगली वीडियो में हम शब्दार्थ और जो प्रश्नोत्तर है और कोई हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है तो उसको हम बिल्कुल ही सरल भाषा में, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए, बिना समय गवाए हम सीधे जो है काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर जो है कविता थी हमारी मातृभूमि, जिनके जो है कवि थे सोहनलाल द्विवेदी जी थे। और ये मातृभूमि कविता जो है देश प्रेम से जो है परिपूर्ण एक कविता है, देश प्रेम की भावना से संबंधित ये कविता है। हमने इसको पढ़ा था। अब हम इसके जो है शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। जैसे कुछ शब्द आए हैं इसमें, उनकी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, जिनमें पहला शब्द है नित। नित और सिंधु। नित का मतलब होता है हर रोज, प्रतिदिन। और सिंधु का मतलब यहाँ पर जो लिया गया है वो हिंद महासागर से लिया गया है, सिंधु। ठीक है, सिंधु वैसे भी समानार्थी होता है सागर का, समुद्र का। तो आप समुद्र हमारे यहाँ पर जो भारत के पास जो समुद्र का जो क्षेत्र है वो है हिंद महासागर। आगे है यमुन। यमुन का मतलब होता है यमुना नदी। त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब होता है जहाँ तीन नदियों का संगम होता है, जहाँ तीन नदियाँ एक पॉइंट पे आके मिलती है और वो जो है उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इसके बाद है छटा। छटा और निराली। छटा का मतलब होता है दृश्य और निराली का मतलब होता है अद्भुत, अनोखी। पग। पग का मतलब होता है कदम, कदम, हर कदम। हम इसको दो तरीके से इसका अर्थ समझ सकते हैं, हर कदम या फिर कदम, कदम। इसके बाद है पुण्य भूमि। पुण्य भूमि का मतलब प्यारे बच्चों होता है पावन भूमि। पुण्य भूमि का मतलब क्या होता है? पावन भूमि, पवित्र भूमि भी बोल सकते हैं इसको। और मातृभूमि का मतलब होता है एक ऐसी भूमि जो मेरी माँ की तरह से है। मातृ का मतलब होता है, मातृ का मतलब होता है कि माँ, मातृ जो है हम संस्कृत का शब्द है, इसको हम माँ का जो है संस्कृत शब्द होता है मातृ। तो मातृ का मतलब माँ और भूमि का मतलब धरती। तो इसका पूरा शब्द का जो अर्थ हो गया माँ के समान भूमि जो है उसको हम मातृभूमि कहेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी कविता में। आगे अमराई एक शब्द है। अमराई बोलते हैं आम का पेड़। अमराई किसको बोलते हैं? आम का पेड़। और मलय पवन। मलय पवन जो है, मलय मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मलय जो कहते हैं वो जो है एक पर्वत का नाम है। दक्षिण भारत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध जो है पर्वत है। वहाँ से जो चलने वाली जो पवन होती है, हवा होती है, उसको हम जो है मलय पवन बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे चंदन के पेड़ हैं। आपको पता ही होगा कि दक्षिण भारत में जो है चंदन के पेड़ की खेती की जाती है और भी फूल होते हैं। तो उन जो सुगंधित हवा जो बहती है उसको हम मलय पवन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कर्म भूमि, धर्म, धर्म भूमि, जन्म भूमि शब्द आए थे। तो यहाँ पर धर्म भूमि, जहाँ एक ऐसी भूमि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, उसको धर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि भी ऐसी ही है। और जन्मभूमि, जहाँ कवि ने जन्म लिया है, उसको हम जन्मभूमि कहेंगे। रघुपति, आप सभी जानते हैं रघुपति किसके लिए प्रयोग हुआ है। रघुपति जो है हमारे भगवान श्री राम जी के लिए ये जो है प्रयोग किया गया। यहाँ पर जो है वंशी का मतलब होता है बांसुरी और पुनित का मतलब होता है पवित्र। पुनित मतलब पवित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है युद्ध भूमि हमने कर ही लिया है। एक ऐसा भूमि क्षेत्र, क्षेत्र जो है जहाँ पर अनेकों युद्ध, अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ठीक है, देश की रक्षा के लिए जहाँ के लोगों ने अनेक बलिदान दिए हैं उसको युद्ध भूमि कहते हैं। बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बुद्ध भूमि? क्योंकि ये ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया
और अपने ज्ञान से, अपनी दया से, अपने प्रेम से जो है भारत का जो है नाम रोशन किया। इस ज्ञान और प्रेम को, दया भाव को सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी फैलाया और देश का मान बढ़ाया। इसलिए इस धरती को, भारत की धरती को बुद्ध भूमि भी कहा गया है। तो ये कुछ शब्द थे जिनका हमें अर्थ पता होना चाहिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मेरी समझ से। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। स्टार बनाना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं बिना देरी किए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? हमने कविता को बड़ी अच्छी से पढ़ा भी था पिछली वीडियो में, और हम जानते भी हैं कि हिंद महासागर के लिए कविता में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है सिंधु। तो हमने स्टार लगा देना है, सितारा बना देना है, तो सिंधु के आगे। दूसरा जो प्रश्न है वो है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की प्रशंसा की गई है, भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। अब ये चारों के चारों एकदम बिल्कुल मिलते जुलते जो है उत्तर हैं, क्योंकि इन सब की प्रशंसा की गई है। लेकिन जो सबसे सटीक उत्तर जो होगा इसका होगा, भारत की प्रशंसा की गई, क्योंकि महापुरुष, प्राकृतिक सौंदर्यता और भारत के वीर, ये सब भारत का ही हिस्सा है। ये सब जो है मिलकर ही भारत को बनाते हैं। तो इसीलिए हमने पूरी कविता में भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। गौरवशाली इतिहास को कवि ने अपनी कविता में दोहराया। तो इसका उत्तर क हो जाएगा। अब ये पूछा गया कि आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। आपका उत्तर जो है, आपने उत्तर चुना है बच्चों, आप उसको भी आप जो है बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे। मैंने इसलिए इनको चुना है क्योंकि देखिए, भारत के जो बिल्कुल नीचे दक्षिण में सिर्फ एक ही सिंधु है और वो है हिंद महासागर, इसीलिए मैंने सिंधु चुना है। और भारत की प्रशंसा की गई है दूसरे प्रश्न में, ये इसलिए चुना है क्योंकि कवि पूरी कविता का भाव ही यही बताना चाहता है कि हमारा देश कैसा था और देश का इतिहास कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता थी वो कैसी थी। तो इस वजह से मैंने इन सब को भारत की प्रशंसा के लिए प्रयोग किया है। तो मैं इसका क उत्तर लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, मिलकर मिलान करना। मिलान कीजिए। देखते हैं क्या है प्रश्न में। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या फिर अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ हमने शब्द दिए गए हैं, एक साइड अर्थ दिए गए हैं, तो हम इनको मिला के देखते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा, ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हिमालय को किसके साथ मिलाएंगे हम देखेंगे। हिमालय दिया गया है, त्रिवेणी है, मलय पवन दिया गया है, सिंधु है, गंगा यमुना है, रघुपति है। तो हम एक एक करके मिलाते हैं। पहले त्रिवेणी को हम मिलाएंगे चौथे वाले के साथ। 3 नदियों से मिली हुई धारा या संगम को त्रिवेणी कहते हैं। उसके बाद जो है हम अगला शब्द पढ़ते हैं, मलय पवन। मलय पवन जो है यहाँ पर दिया गया दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा। सुगंधित किस वजह से हो गई, खुशबूदार हवा किस वजह से हो गई, मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि दक्षिण भारत में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और भी अनेक जड़ी बूटियाँ जो जिनमें खुशबू होती है। तो वो सारी की सारी जो चंदन है, फिर फूलों के पौधे हैं या फिर जड़ी बूटियों के पौधे हैं, वो वातावरण में अपनी सुगंध को फैला देते हैं। तो इस वजह से वायु सुगंधित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जो है समुद्र का नाम है, समुद्र है, तो सिंधु को हम 8वें के साथ मिला देंगे। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। रघुपति किसके लिए प्रयोग किया गया है, रघुपति श्री रामचंद्र का नाम है, जो कि दशरथ के एक पुत्र थे, जो है ज्येष्ठ पुत्र थे, तो उनके लिए हमें रघुपति का शब्द का प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण कौन थे, श्री कृष्ण जो है वासुदेव जी के पुत्र थे, जो है इनके श्री कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण है, हम जानते हैं सभी, ये वासुदेव जी के पुत्र थे। सीता कौन थी, सीता जो है, सीता के लिए जो नीचे दिया गया है, सीता जो है राजा जनक की पुत्री थी और जो है
भगवान राम जी की पत्नी भी थी। गीता जो है हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो वो एक बड़ी ही हमारी प्राचीन ग्रंथ है, सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, तो हम इसके साथ मिला देंगे। इसके बाद है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के लिए सबसे ऊपर जाना पड़ेगा हमें। गौतम बुद्ध के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे ऊपर। ऊपर जाते हैं, चलिए यहाँ से हम लेके जाएंगे इसको और हम पहले वाले के साथ मिला देंगे। गौतम बुद्ध जो है हमारे यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध जो है महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म जो है शुरू किया था, बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। प्रवर्तक उसको बोलते हैं बच्चों, जो कोई काम सबसे पहले शुरू करता है, तो उसको हम प्रवर्तक कहते हैं। हिमालय क्या है? हिमालय जो है हमारे भारत के उत्तर में जो पहाड़ों की पूरी श्रृंखला, एक सीरीज बनी हुई है, जो जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, हिमाचल में से होते हुए और जो है नेपाल और अरुणाचल की तरफ जाती है पूरी पर्वतमाला, उसको हम हिमालय पर्वतमाला बोलते हैं। तो ये हमने मैच कर दिए कुछ शब्द। अब बढ़ते हैं आगे। पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपनी कक्षा में चर्चा करनी है, ग्रुप बनाकर, बच्चों की टोली बनाकर, और अपनी लेखन पुस्तिका का मतलब होता है बच्चों नोटबुक। नोटबुक में हमने इनको लिखना है। तो क्या है, पढ़ते हैं हम। कविता की जो पंक्तियाँ ली गई हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, और वह जन्मभूमि मेरी। देखो एक एक करके समझते हैं इनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। वह बुद्ध भूमि मेरी, युद्ध भूमि, इसका मतलब है कि भारत की एक ऐसी धरती है जहाँ पर अनेकों युद्ध जो है देश की रक्षा के लिए लड़े गए हैं, इसलिए इसको युद्ध भूमि भी कहा गया है। वह बुद्ध भूमि मेरी, इस भारत की धरती पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है, और लोगों को जो है जन्म लेने के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, लोगों को शांति का, प्रेम का, दया का पाठ पढ़ाया, लोगों को उपदेश दिए, इसलिए इसको बुद्ध भूमि कहा गया। और मातृभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो भूमि है मेरी माँ के समान है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, स्नेह रखती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, इसी तरीके से ये जो भारत की धरती है ये भी मेरा ध्यान रखती है, इसीलिए इसको मातृभूमि की संज्ञा दी गई है। और जन्मभूमि क्यों? क्योंकि इस धरती पर, इस धरा पर, भारत की धरती पर मैंने जन्म लिया है, तो इसलिए मेरी जन्मभूमि कहलाएगी। तो इन सब पंक्तियों का ये अर्थ था, तो आप इनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सोच विचार के लिखिए। चलिए लिखते हैं, सोच विचार करते हैं और एक एक का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हमने ये कविता पहले पढ़ ली थी, अभी भी हमने रिवीजन के तौर पर इसके मोटे मोटे जो शब्द थे उनका अर्थ जान लिया है। तो अब हम इनका सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे बिल्कुल जो है एक एक शब्द के जो है प्रश्न के उत्तर देने हैं हमने, तो हम इनको करते हैं सॉल्व। पहला प्रश्न है बच्चों, कोयल कहाँ रहती है? कविता में आया था कि कोयल जो है कहाँ रहती है और वो क्या करती है, ठीक है। तो हमें पता है कि कोयल जो है कहाँ रहती है, आम के पेड़ों पर कोयल रहती है। कोयल कहाँ रहती है? आम के पेड़ों पर। तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे, आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर। चलिए ये उत्तर हो गया। दूसरे का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तन मन कौन संवारती है? तन मन कौन संवारती है? तन मन जो है मलय पर्वत से आने वाली हवा, मलय पर्वत की जो सुगंधित हवा है, खुशबूदार हवा है, वह हमारे तन मन को संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरते हैं मतलब झरने कहाँ से गिरते हैं, ठीक है। झरना मतलब गिरना, बहना, दोनों जो है तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कविता में शब्द आया था जो स्पेशल विशेष रूप से यूज किया गया, वो है पर्वत या पहाड़ियों से। झरने कहाँ से गिरते हैं आप वैसे भी जानते हैं, आप कभी न कभी किसी झरने के नीचे नहाने गए होंगे,
तो आपने देखा होगा कि वो झरना पहाड़ी से, पर्वत से, पहाड़ी से गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी वही लिखना है। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? गीता का उपदेश सुनाया था। गीता का उपदेश, ज्ञान दिया था जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने भारत भूमि का यश बढ़ाया। किसका यश बढ़ाया? भारत भूमि का यश बढ़ाया। भारत भूमि का यश बढ़ाया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भारत भूमि का यश, मतलब गुणगान किया है। ठीक है, भारत की गौरव गाथा को जो है दूसरे देशों में बिखराया है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ख पार्ट है, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ पानी का हिलोरा। पानी का हिलोरा मतलब पानी बहता हुआ जाता है। और दूसरा जो अर्थ है, मौज से बहना, उमंग, वेग। वेग का मतलब गति होता है, जोश भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और छहर एक शब्द आया है, ऊपर ही दिया गया है, तो यहाँ पर अर्थ है बिखरना, छितरना, छिटकना। ठीक है, या फिर फैलना। तो आगे लिखा है, क्या लिखा है कि कविता पढ़कर बताइए, पता लगाइए और लिखिए। क्या लिखना है? कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? तो हम लिख देंगे, एक शब्द, दो शब्द आए थे एक जैसे, पग पग पर। पग पग पर छटा छहर रही है। कदम कदम पर जो है, कदम कदम पर दृश्य जो है बिखरे पड़े हैं प्राकृतिक सौंदर्यता के। ठीक है, यहाँ पर छटा का मतलब प्राकृतिक, जो भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसके जो नज़ारे हैं वो कदम कदम पर बिखरे पड़े हैं। ठीक है, भारत में, ऐसा बताया कवि ने। किसका पानी लहर रहा है? तो हमें पता है, ये तो हम जानते ही हैं। किसका पानी लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है और उनके उत्तर भी उतने ही आसान दिए गए। कविता की रचना। कविता की रचना में क्या है, चलिए इसको भी पढ़ के देखते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा सा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी कवि विशेषताएं मिलेंगी। जो आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आप आपस में अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और जो है अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का शीर्षक दिया गया है, क्या था शीर्षक? मातृभूमि। तो मातृभूमि की विशेषता है क्या कि मातृभूमि जो शीर्षक दिया है उसमें धरती को माँ के समान बताया गया है। ठीक है, ऐसे ढेरों शब्द कविता में आए हैं। ठीक है, कवि ये सब क्यों करता है प्रयोग, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको जो है कविता की जो है सुंदरता को बढ़ाना है और जो है लय जो है उसकी बने, और जो है कवि को अपनी कविता में जो है इंटरेस्ट पैदा करना है, इसलिए भी वो ऐसा काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। मिलान किसका करना है? स्तंभ एक को स्तंभ दो की पंक्तियों से मिलाना है। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, कॉलम एक को कॉलम दो की पंक्तियों से मिलाना है। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर लिखना है। चलिए करते हैं इसको भी। वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्म मातृभूमि मेरी। स्तंभ एक में ये लिखा गया, इसका अर्थ ढूंढते हैं। ये है, पहले वाले को हम दूसरे वाले के साथ मिला देंगे। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह मेरी जो भूमि है वो मेरी माँ के समान है। तो पहले वाले को दूसरे वाले के साथ एकदम से ठीक से मिला देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपनी किताब में इसको मिला दिया होगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी बुक को अपने साथ में रख लें, और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको वैसे वैसे अपनी बुक में भी नोट करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो है ये बाद में जो है भूल नहीं जाएंगे। आप जैसे इनको फील कर लेंगे तो फिर भी आपको दोबारा से रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो मिला लीजिए अपनी बुक में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई क्या नाम लेते हैं, भारत की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी भी पेड़ पौधों के बीच में प्रसन्नता से खुशी से गीत गा रहे हैं, चहक रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, गा रहे हैं।
ठीक है, तो इसका ये अर्थ हुआ। अमराई घनी है कोयल पुकारती है, इसका मतलब होता है आम के घने पेड़ लगे हुए हैं जिन पे पक्षी चहचहा रहे हैं, कोयल जो है कूक कूक करके जो है गीत गा रही है। तो इसको पहले वाले, तीसरे वाले को पहले वाले के साथ मिला देंगे बिना देरी किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। ये आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ करना है, ठीक है। आप जब स्कूल में जाएंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इन प्रश्नों की जो है डिस्कस करेंगे कि भाई कविता में एक जगह आया था अमराई घनी है कोयल पुकारती है, इसका मतलब क्या है। अमराई घनी, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। अमराई घनी है मतलब आमों के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और कोयल पुकारती है, उन पेड़ों पर कोयल कू कू करती है। अब आपने डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ, कोयल ऐसा पुकार रही है तो क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी। कैसे पुकारती है कोयल, कू कू की आवाज़ जो मीठी बोली बोलती है, ठीक है, उसकी जो जो आवाज़ में जो मधुरता है, मिठास है, वो कू कू ऐसे करके वो बोलती है। तो इसकी आवाज़ को हमने लिखना है। किसे पुकार रही है, क्यों पुकार रही है, ठीक है। इसके लिए हम देशभक्ति की कविता है तो वो अपनी वाणी के माध्यम से जो है आसपास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, ठीक है। क्यों करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि भाई जिस तरीके के हालात में कविता लिखी गई थी, देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो वो जब इतनी स्वतंत्र होके बोल सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है बिना भय के, तो हम देशवासी भी मिलके जो है सारे एक साथ इकट्ठा होकर हम अपनी आवाज़ को उठाएं। तो देशवासियों के लिए पुकार कर रही है वो कोयल। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है और कैसे संवारती है। पवन जो है हमारे भारतवासियों का, हमारे देशवासियों का तन मन संवारती है। कैसे संवारती है, वो जब पवन चलती है वो सुगंधित पवन है, ठीक है, उसमें खुशबू है, उसमें जो मलय से उठने वाले पेड़ पौधों से निकलने वाली जो खुशबू है वो हवा में घुल जाती है और जो है वो हमारे देशवासियों के तन मन को खुश कर देती है। इसी तरीके से यहाँ बताया गया है। आगे चलते हैं, शब्दों के रूप। अब यहाँ से आगे आगे बच्चों व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश या शिक्षकों या साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए सहायता देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए जो है ध्यान से सुनने के लिए। पहला पढ़ते हैं हम, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, ये दो पंक्तियां कविता में आई थी। इन पंक्तियों में पग जो शब्द है 2 बार आया है, इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में, पग का मतलब होता है कदम, पग का मतलब होता है कदम, डगर भी बोलते हैं इसको। शब्दों के कुछ ऐसे ही जोड़े नीचे लिखिए, इनके अर्थ भी लिखिए। चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसे पग पग आया था, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखना। घर घर, घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर, ठीक है, प्रत्येक घर या हर एक घर। बाल बाल मतलब होता है बिल्कुल कि थोड़े थोड़े, है ना, ऐसे जैसे हम बोलते हैं बाल बाल बच गए, बिल्कुल मामूली से बच गए। सांस सांस का मतलब होता है हर श्वास, हर सांस। देश देश मतलब प्रत्येक देश, जैसे हम बोलते हैं कि मैं देश देश घूम के आया हूँ, मतलब मैं प्रत्येक देश में घूम के आया हूँ, घूम कर आया हूँ। पर्वत पर्वत, पर्वत पर्वत का मतलब होता है हर पर्वत पर, ठीक है, पर्वत पर्वत का मतलब होता है हर पर्वत पर या फिर प्रत्येक पर्वत पर, है ना। जो है ऋषि मुनि पर्वत पर्वत पर जाकर जो है भ्रमण करते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो है या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो है मैंने अपने देश के पर्वत पर्वत का जो है भ्रमण किया है, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अर्थ लिखना है तो पर्वत पर्वत का मतलब हो जाएगा हर पर्वत पर। आगे लिखा है, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए।
कविता में भी दिए गए हैं, बनाए गए हैं। युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, इस प्रकार के ढेर सारे शब्द आए हैं। तो आपको कुछ जो है क्लू दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं, आपने भी नए शब्द बनाने हैं। चलिए, सहायता करने के लिए हम तैयार हैं, आप बने रहिए। हाँ, एक बात और है, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपका दोस्त कोई छठी कक्षा में पढ़ता है, हमसे जुड़ना चाहता है, तो आप उसके पास ये लिंक शेयर करें, वीडियो शेयर करें, और वो भी इस वीडियो का पूरा भरपूर लाभ उठा सके। और आप जो है अपना जो है कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम अगली वीडियो को बड़ी जल्दी ही ला सकें, और अपना टॉपिक भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर अगली वीडियो होनी चाहिए। चलिए, अब शब्द बनाते हैं हम। यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं, तो हमें बनाना है। तो हम पहले में लिखेंगे भूमि लगाना है, भूमि लगाना है हर एक शब्द में। तो हम पहले में लिखेंगे तप, तप में जोड़ेंगे भूमि तो बन जाएगा, यहाँ बनेंगे तपोभूमि। दूसरे वाले में, यहाँ पहले में तप भूमि, दूसरे वाले में देवभूमि। जैसे आप जानते होंगे, हमारे देश का एक ऐसा राज्य भी है जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो देवभूमि के नाम से जिस राज्य को जाना जाता है, तो आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे कि भारत में देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, और आप देवभूमि यहाँ पर लिखेंगे। जो है अगला जो शब्द है भारत, भारत शब्द के साथ हम भूमि जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा भारत भूमि। ऐसे ही मरु, जन्मभूमि कविता में आ चुका है, कर्म भी आ चुका है, तो हम मरुभूमि, मरु के साथ भूमि जोड़ देंगे तो बन जाएगा मरुभूमि। और जो है ऐसे ही मलय भूमि, मलय के साथ जोड़ देंगे तो मलय भूमि बन जाएगा। यहाँ 4, यहाँ पर 5। और ऐसे ही रंग भूमि, रंग में भूमि शब्द जोड़ेंगे तो रंग भूमि हो जाएगा। रण में जो है भूमि जोड़ेंगे तो रण भूमि हो जाएगा। सिद्ध में भूमि जोड़ेंगे तो सिद्ध भूमि शब्द बन जाएगा। तो ये हमने सारे शब्दों को कवर कर लिया है, भूमि शब्द लगाकर नए शब्द हम लोगों ने बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भिन्न, थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। चलो पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ बने रहिए और इन कविता की पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। दिया और दया, यहाँ पर दो शब्द आए, दया और दिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों का अर्थ देखो, सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है। आप ध्यान से देखेंगे तो छोटी सी एक मात्रा का अंतर है, और वो मात्रा है छोटे ही की मात्रा। तो इसी का अंतर जो है, मात्रा का थोड़ा सा अंतर होते ही पूरा अर्थ बदल जाता है। दया मतलब जो है एक ऐसा भाव, दीनता का भाव है ना, प्रेम का भाव दिखाना। दिया का मतलब होता है दीपक। ठीक है, तो हमने ऐसे ही कुछ शब्द लिखने हैं। यहाँ लिखा है दया और दिया में केवल मात्रा का ही अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का पूरा अर्थ बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाइए, केवल मात्रा का अंतर हो। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसे शब्दों की खोज करेंगे जिनमें सिर्फ छोटी सी मात्रा का अंतर है, लेकिन जैसे ही मात्रा बदलती है तो उसके अर्थ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे घड़ा, घड़ा में ई की मात्रा लगाई तो बन गया घड़ी। एक मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, फिर आप भी खुद से बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ कमल, कमल में म में आ की मात्रा लगा देंगे तो कमाल बन जाएगा। ऐसे ही एक और शब्द मैं दे रहा हूँ पड़ा, पड़ा, पड़ा में हमने अगला जो शब्द लिखा है वो लिख देंगे पीड़ा। पड़ा में प पर हमने सिर्फ ई की मात्रा लगाई है तो बन जाएगा पीड़ा। तो ये दो शब्द मैंने आपको हिंट के तौर पर, संकेत के तौर पर मैंने भी बता दिए हैं। दो बुक में है, दो मैंने बता दिए हैं। तो आप इसी तरीके से दो शब्द और आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। दो अपने दोस्त से पूछने, दो मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम इसको डिस्कस करते हैं वंशी से। वंशी से कृष्ण ने वंशी, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के मतलब इंस्ट्रूमेंट के चित्र दिए गए हैं, इनका आपने नाम लिखना है।
तो हम पहले इसको जो है शब्द जाल को देख लेते हैं और उसके बाद हम इन यंत्रों के नाम ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम वाद्य यंत्रों के नाम से। तो आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए, मैं भी ढूंढता हूँ। मुझे पहला जो मिल गया है अलगोजा। अलगोजा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो है जिसको हम फूंक मारकर बजाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है भंकोरा। भंकोरा के बाद में है, इसके बाद बांसुरी है, बांसुरी के बाद नाद है, नाद के बाद बीन है, बीन के बाद शंख दिया गया है, और शंख के बाद एक जगह पर शहनाई है। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हमने इसमें से ढूंढ लिए हैं। मुझे लगता है कि और कोई इसमें बचा नहीं है। शहनाई हो गया है, नाद हो गया है, बंकोरा हो गया है, शंख भी हमने गोला लगा दिया है, बांसुरी भी हो गया है, बीन भी और अलगोजा भी। अब आपको ये चित्र दिए गए हैं। चित्र के लिए यहाँ पर पहले वाला अलगोजा बन जाएगा, दूसरे में बीन, तीसरे पर बांसुरी, चौथा चौथा जो बनेगा हमारा यहीं पर दिया गया है सींगी। सींगी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये पशुओं के सींग से बनाया जाता है। और शहनाई है, नाद है, बंकोरा है और शंख दिया गया है। ये चित्रों को आप देख के, और मैंने शब्दों को बता दिया है कहाँ कहाँ है, आप अपनी कॉपी में या किताब में लिख लेंगे। आज की पहेली, ये सब शब्द आप खुद करेंगे। पहेली में क्या दिया गया, कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे स म ह गर से इससे बनाया हमने महासागर। तो आपने इनको जो है आगे पीछे करके सही क्रम में लगा के जो है एक शब्द बनाना है। जैसे पहला जो है महासागर बन गया, दूसरा हिमालय बन जाएगा, तीसरा जो है गंगा बनेगा, और चौथा जो है भारत बन जाएगा, और पांचवा जो है, पांचवे के लिए हम कोयल लिख देंगे, और छठे के लिए हम जो है पवन जो है शब्द लिख देंगे। इस तरीके से ये सारे पूरे हमारे हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो है पूरा लेसन, जिसमें हमने शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर के साथ साथ व्याकरण का जो भाग दिया गया था उसको हमने हल कर लिया है। और इसके बाद एक छोटी सी कविता और दी गई है, इसको आप जो है खुद से पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए यहाँ पर दी गई है, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। ये भी ऐसे ही देशभक्ति की कविता है। पुष्प का मतलब होता है फूल। फूल की क्या इच्छा है, फूल की इच्छा ये है कि मैं किसी के जो है सुरबाला बोलते हैं कि क्या नाम लेते हैं, एक मान के चलिए नवनवेली दुल्हन है, ठीक है, या फिर किसी के शव पे, सम्राटों के शव, राजाओं के शव पे नहीं चढ़ना है, देवों के भगवान के सिर पे नहीं चढ़ना है, उस वो अभिलाषा है, इच्छा है फूल की। तो यहाँ पर उसके फूल की इच्छा के बारे में दिया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को सुनाएंगे। ये हमने सारी कविता के हर एक प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गई होगी, समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, और जो है अपनी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि फिर हम और ध्यान दें जो है अगली वीडियो को बनाने में। कि यदि कोई कमी आपको लगती है तो हमें ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी अगली वीडियो होगी हिंदी से संबंधित, और वो आपको सबसे पहले आपको मिले। मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई का नुकसान 1% भी ना हो। नई किताब आ गई है, मार्केट में नहीं है अभी, हम तब तक PDF से और वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसका एक भी अंक का नुकसान नहीं होने देंगे जो है आपकी परीक्षा में। तो चलिए मिलेंगे हम सेकंड लेसन के साथ, फिर से बड़ी जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सेहत का खूब ध्यान रखिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।